Good morning everyone and जय भीम। वेलकम टू डिजिटल नालंदास एडिटोरियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? बॉबी, मनीष, ऋतुजा, पूजा, तिलक, शरत, पल्लवी, वंदना, क्षितिज, सुनील, मनीष, गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं दो एडिटोरियल हैं, दो एडिटोरियल मैंने लिए हैं आज, और दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हैं। आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक तो आपका वैक्सीन से रिलेटेड है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है वो अमेरिका का, यूएसए। तो मैं शुरू करूंगा। आज का जो पहला जो एडिटोरियल है वो अमेरिका पर, ठीक है। तो अमेरिका में आपको पता है कि एक एक बहुत बड़ा इशू है अमेरिका में, और वो है रेसिज्म का, ठीक है। तो मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, सॉरी, हाँ हाँ आपको, तो रेसिज्म, ठीक है। अमेरिका में जैसे कि इंडिया में हमारे यहाँ पर कास्टिज्म है, जहाँ पर इंडिया में हम जातियों में बटे हुए हैं अलग अलग, और जातिवाद है, वैसे ही अमेरिका में रेसिज्म है, ठीक है। तो रेसिज्म का जो है वो है कलर के हिसाब से, है ना। यहाँ पर कलर के हिसाब से, तो कलर क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो वहां पर ब्लैक्स हैं और व्हाइट्स, तो उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम रेसिज्म कहते हैं। अब ये जो वर्ड है रेस, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। रेस, रेस क्या होता है, ठीक है। तो रेस जो होता है एक प्रकार से कि आप एक रेशियल कैटेगरी होती है। जैसे कि अगर आप गोरे हैं तो आप एक रेस के हैं, है ना, एक एक मूल के हैं। और अगर आप ब्लैक हैं तो आप दूसरी रेस के हैं। तो रेस का मतलब होता है हम लोगों को उनके कलर या उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनका उनकी जो फिजिकल जो चेहरा है या उसमें जो अंतर है उसके आधार पर हम लोगों को डिवाइड करते हैं। तो इसको हम रेसिज्म बोलते हैं या रेशियल कैटेगरीज बोलते हैं। जैसे कि व्हाइट है ना, आप जब भी मैं अमेरिका की बात करता हूँ या यूरोप की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में जो चेहरा आता है वो एक गोरे व्यक्ति का होता है ना, जो हमसे अलग है। तो अगर मैं हूं और एक कोई अमेरिकन आकर, एक अमेरिकन व्हाइट आकर खड़ा होता है, तो आप बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दो अलग अलग लोग। जैसे इंडिया में हम हैं, अब मैं और आप और हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हों तो हम एक जैसे हैं, है ना। हमारा कलर जो है वो ब्राउन ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के हम लोग हैं, ठीक है। तो वैसे ही यूरोप यूरोप और अमेरिका, कनाडा, इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो व्हाइट कलर के। तो हम उनको कलर के हिसाब से डिवाइड करते हैं और हम ये बोलते हैं कि दीज आर डिफरेंट रेसेस, है ना, ये अलग अलग रेस है, ठीक है। तो जो व्हाइट रेस है वो बेसिकली यूरोपियन पीपल है जो यूरोप से जाकर अमेरिका में बसे, ठीक है। जब मैं अमेरिका की बात करता हूँ तो मैं यूएसए की बात करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए में अगर आप देखें तो यूएसए जो है वो एक सेटलर कॉलोनी है। यूएसए क्या है? यूएसए एक सेटलर कॉलोनी था। अब सेटलर कॉलोनी का मतलब क्या है कि यूएसए के जो जो लोग हैं, यूएसए में जो लोग मैक्सिमम रह रहे हैं वो एक्चुअल में वहां के नहीं है, ठीक है। तो आज से 400-500 साल पहले, 500-600 साल पहले यूरोप के बहुत सारे जो गोरे लोग थे वो अमेरिका में जाकर बस गए थे। तो वो जाकर वहां पे क्या हो गए थे? वहां पर वो सेटल हो गए थे।
सेटलर, यानी कि वो वहां पे जाकर बस गए थे और उन्होंने वहां के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको मार दिया था, मारा था उनको। अभी भी है वो बहुत बहुत सारे जो वहां के इंडियन, जिनको हम रेड इंडियंस पहले बोलते थे, या अभी हम उनको नेटिव नेटिव इंडियन बोलते हैं, तो वो अभी भी है वहां पर, लेकिन बहुत कम संख्या में। अभी आप अगर अमेरिका में जाएंगे तो आपको 80% लोग गोरे दिखेंगे, व्हाइट दिखेंगे। तो वो व्हाइट वहां के मूल निवासी नहीं है, वो सब यूरोप से आए थे। और जब ये सेटलर्स आए थे अमेरिका में, तो क्योंकि अमेरिका अगर आप देखें तो अमेरिका का एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत बड़ा देश है अमेरिका। तो अमेरिका में उन्होंने अपने प्लांटेशन शुरू किए। प्लांटेशन मतलब बड़े बड़े उनके बागान थे, शुगर केन के, कॉटन के प्लांटेशन, एग्रीकल्चर शुरू किया। और उस एग्रीकल्चर के लिए उनको बहुत सारे स्लेव्स की जरूरत पड़ी, गुलामों की जरूरत पड़ी। और वो गुलाम कहाँ से आए? अफ्रीका से आए। तो आप देखेंगे कि जो ये सेटलर्स हैं, ये यूरोप से हैं और ये वाइट है, ठीक है, ये वाइट है। और इनको बहुत सारे स्लेव्स की जरूरत पड़ी जो कि ब्लैक है। अब आज से 400 साल पहले लाखों की संख्या में जो स्लेव थे, ब्लैक गुलाम, उनको, ब्लैक्स को गुलाम बनाकर अफ्रीका से अमेरिका लाया गया। और उनके साथ बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, उनके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। उनको पूरी पूरी लाइफ उनसे स्लेवरी कराई जाती थी, उनका कोई फैमिली नहीं होता था, उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया जाता था, है ना, हस्बैंड वाइफ को अलग कर, मतलब खरीदना और बेचना, ठीक है। आदमियों को, ब्लैक्स को खरीदा और बेचा जाता था। तो जैसे कि हम मार्केट में सामान खरीदते हैं जाकर ना, तो वैसे उनको खरीदा और बेचा जाता। और 1850 के आसपास तक जो अमेरिकन सोसाइटी थी, वो पूरी तरीके से स्लेव के लेबर पर डिपेंडेंट थी, यानी कि गुलामों के जो मेहनत है। अमेरिका का जो आज का जो आप प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, आज का जो उसकी उसकी जो आज उसकी जो वेल्थ आप देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ गुलामों का है। जो अफ्रीकन स्लेव्स थे, उनका जो लेबर है, उसकी वजह से अमेरिका ग्रेट है, ठीक है। आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ये सब पाएंगे। फिर 1860 के आसपास, 1860 के आसपास, अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने, अब्राहम लिंकन अमेरिका के बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट है, उन्होंने स्लेवरी को खत्म किया, ठीक है। और उन्होंने, और लेकिन स्लेवरी अपने आप में खत्म नहीं हुई, उसके उसके लिए सिविल वॉर हुआ। तो आप अगर अमेरिका का मैप देखें, मैं आपको अमेरिका का मैप दिखाता हूँ। तो ये अमेरिका का मैप है, ठीक है। तो अमेरिका के मैप में आप देखेंगे कि ये जो साउथ का, जो साउथ अमेरिका है, ये जो एरिया है, यहाँ पर जो जो व्हाइट्स थे, ये बड़े बड़े किसान थे, एग्रीकल्चर था, और बहुत इनकी बड़ी बड़ी खेतियां थी। और यहाँ पर स्लेव जो है ज्यादा रहते थे, मतलब पूरा जो ये जो इकोनॉमी है इनका, पूरा स्लेव इकोनॉमी था। और जो नॉर्थ में, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये लोग जो है वो स्लेवरी के खिलाफ थे। व्हाइट है, ये भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है। तो इन दोनों के बीच में एक अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ। ये जो साउथ के जो स्टेट्स हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला कि हम अमेरिका से अलग होना चाहते हैं। क्यों अलग होना चाहते हैं? क्योंकि हम स्लेवरी खत्म नहीं करना चाहते, हमें स्लेव चाहिए। और स्लेवरी को जस्टिफाई कैसे किया जाता था? देखिए, हर प्रकार का जो उत्पीड़न होता है उसको जस्टिफाई किया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये सही है, या तो भगवान के नाम पर या ट्रेडिशन के नाम पर, किसी ना किसी तरीके। आप कोई भी देख लीजिए, चाहे वो स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव हो, चाहे जातियों के बीच में इंडिया में जो भेदभाव हो, ठीक है, हर उसको किसी ना किसी प्रकार से लेजिटिमेसी दी जाती है, यानी कि उसको स्वीकार्यता दी जाती है। तो व्हाइट लोगों का कहना था कि जो ब्लैक्स हैं वो इंफीरियर हैं हमसे। जो व्हाइट लोग हैं, जो साउथ अमेरिका के थे, साउथ यूएसए के, उनका ये कहना था कि जो ब्लैक्स हैं वो हमसे नेचुरली इंफीरियर है, मतलब बाय नेचर हमसे हमसे जो है वो हमसे नीचे हैं, और ये सिर्फ स्लेव बनने के ही काम थे।
तो हम स्लेवरी नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि ये स्लेवरी नेचुरल है। जैसे आप इंडिया में सुनते हैं स्त्री पुरुषों के बारे में कि अरे स्त्रियां तो, भगवान ने ही स्त्रियों को ऐसा कमजोर बनाया है ना। तो जब कोई स्त्री, आप अगर विमेन राइट की बात करो तो आप बोलोगे नहीं, तो उसके विरोध में लोग क्या तर्क देते हैं कि नहीं नहीं हमारे धर्म ने ऐसा बोला है, नहीं नहीं हमारी परंपरा है, हमारे खानदान में यही रीति रिवाज चला आ रहा है। तो किसी भी प्रकार का जब उत्पीड़न होता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई तर्क आता है। अब जैसे कि कास्ट को लेकर इंडिया में कि ये जो लोअर कास्ट है ये अछूत होते हैं, इनको छूना नहीं चाहिए, ये गंदे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान ने इनको ऐसे बनाया या इनके पिछले जन्मों का पाप है। तो आपने देखा, आप देखो कोई भी जो अपर कास्ट होता है वो कैसे जस्टिफाई करता है, वो कैसे इस चीज को सही ठहराता है। तो किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो, चाहे वो स्त्री पुरुष के बीच में हो, चाहे वो जातियों के बीच में हो, चाहे वो रेस को लेकर, ठीक है, तो या तो धर्म के नाम पर या नेचर के नाम पे कि हम वाइट हैं और हम नेचुरली सुपीरियर हैं, ठीक है। तो जब ये सिविल वॉर हुआ तो नॉर्थ जो था यूएसए अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्राहम लिंकन वो जीत गया, और उसने साउथ के जो राज्य हैं, ये जो अलाबामा और ये सब मिसिसिपी, ये सब आप देख रहे हैं ना, ये सब साउथ कॉन्फेडरेट कहलाता था, और इनकी आर्मी हार गई थी। और उसके बाद फिर अब्राहम लिंकन ने एक घोषणा की और स्लेवरी को खत्म किया, यानी कि गुलामी प्रथा जो थी अमेरिका की वो खत्म हुई, ठीक है, 1860-70 में। लेकिन गुलामी प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन जो गोरों का जो नजरिया था कालों के प्रति वो अभी भी उतना ही गंदा रहा। नजरिया खत्म नहीं हुआ, देखने का ढंग नहीं खत्म हुआ, डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं हुआ, ठीक है। तो हम खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, अभी गुलामों की खरीदारी और बेचना बंद हो गया, लेकिन उनको इंफीरियर के रूप में देखना, उनके साथ रेसिज्म करना, उनको भेदभाव करना, और सबसे बड़ा जो आरोप लगता था ब्लैक्स पर कि वो वाइट विमेन को जो है टारगेट करते हैं। तो एक आपके दिमाग में डर बैठा जाता है कि अगर हम ब्लैक्स को पावर दे देंगे तो ये हमारी औरतों को लेकर भाग जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा वायलेंस हुआ उसके बाद भी, ये सिविल वॉर खत्म होने के बाद भी 1940, 50, 60 तक, यानी कि 1960s तक, आज से सिर्फ 50-60 साल पहले तक अमेरिका में ब्लैक्स का लिंचिंग होता था। लिंचिंग मतलब पब्लिकली मार देते थे, जैसे इंडिया में भी होता है गाय के नाम पर, या दलितों के साथ आज भी होता है कि हम कोई मतलब नहीं है लेकिन तुमको घोड़े पे नहीं चढ़ने देंगे, मूछ नहीं रखने देंगे, है ना, दलितों के साथ पानी नहीं देंगे तुमको। तो अभी आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी खत्म कर दी है, हमारे भारतीय संविधान ने अनटचेबिलिटी खत्म कर दी है, उसको एक क्राइम बनाया है। लेकिन आज भी गांव में और इवन शहरों में भी बहुत हद तक आज भी छुआछूत, ठीक है। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक न्यूज पढ़ रहा था कि राजस्थान के एक गांव में एक दलित लड़का था, उसने बोला कि मैं अपनी शादी में घोड़ी पे चढ़ूंगा, ठीक है, तो घोड़ी पर चढ़कर शादी करूंगा, बारात निकालूंगा, तो उसके खिलाफ वायलेंस हो रहा है। अरे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है किसी से, मैं घोड़ी पे चढ़ू या गधे पे चढ़ू, फिर उनसे क्या मतलब है। लेकिन लेकिन समाज जो है, जो वो उसको सहन नहीं कर पाता, उसको ये लगता है कि ये लोग नीचे हैं, और ये अगर ये काम कर रहा है तो मेरा मेरा जो प्रभुत्व है उसको चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप डेली न्यूज पढ़ेंगे कि ये वायलेंस हो रहा है, वो वायलेंस हो रहा है, इतने लोग मारे गए, इतने लोग जला दिए गए, ठीक है। तो अमेरिका में भी वही था, अमेरिका में भी रेसिज्म जो है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था, हजारों की संख्या में ब्लैक्स जो हैं वो हर साल मारे जाते थे। कुछ भी आरोप लगा देते थे वो, ये चोरी कर रहा है, इसने इसने वाइट विमेन को छेड़ दिया, ठीक है, या कुछ भी करके उनको वो मारते थे, और पब्लिक लिंचिंग करते थे। लिंचिंग का मतलब है कि पब्लिक में मारना, सबके सामने मारना, फिर फोटो निकालना उसका। तो ये सब अमेरिका कर चुका है, जो आज हमारे यहाँ हो रहा है वो सब अमेरिका में भी हो चुका है। तो अब अमेरिका में भी अभी रेशियल जस्टिस की बात होती है, जैसे इंडिया में हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं,
वैसे ही हम अमेरिका में रेशियल जस्टिस की बात करते हैं कि अमेरिका में कहने को तो रेसिज्म खत्म है, मतलब कानूनी तौर पे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखा जाए तो अभी भी बहुत ज्यादा रेसिज्म यूएस में है। और उसका सबसे बड़ा जो एक एग्जाम्पल है वो है पुलिस का। अमेरिका में जो वायलेंस है, अब आपने अमेरिका में देखा होगा कि एक और अमेरिका में प्रॉब्लम है रेसिज्म के अलावा, और वो है अमेरिका का गन कल्चर। आप हर दूसरे दिन अमेरिका के बारे में न्यूज पढ़ेंगे कि किसी ने बंदूक निकाली और जाके स्कूल में गोली मार दी, या किसी मार्केट में जाके 10 लोगों को मार दिया, या पब्लिक थिएटर में जाके 10-20 लोगों को मार दिया। तो अमेरिका का एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको गन रखने का अधिकार देता है। तो अमेरिका में गन खरीदना उतना ही आसान है जितना कि आप मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हैं। इंडिया में आप अगर बंदूक आपको खरीदनी है तो बहुत कड़े नियम है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको कई साल लगेंगे, अगर आप पावरफुल हैं तो भी आपको लाइसेंस मिलेगा। इसीलिए आप देखें कि लीगल वेपन्स जो है इंडिया में वो बहुत कम है ना। लीगल लीगल इलीगल तो बहुत है, लेकिन लीगल वेपन्स बहुत कम है, क्योंकि इंडिया का जो गन लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको इतनी आसानी से आप बंदूक नहीं खरीद सकते। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में जो सुपर मार्केट होती है ना, जो मॉल्स, मॉल्स में बंदूकें मिलती हैं। जैसे कि आप मॉल में जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे नागपुर के मॉल में जाते हैं, या सब अलग अलग डिपार्टमेंट स्टोर हैं, और आप जाके घुस जाइए और जाके आप अपना सामान ले लिए जो भी। तो अमेरिका का गन कल्चर बहुत ज्यादा खतरनाक, मतलब बहुत सारे, वो खास तौर पे व्हाइट लोग जो है उनको बंदूकें रखने का बहुत शौक। और बंदूकें भी वो सिंपल नहीं, वो सीधे असॉल्ट राइफल खरीदते हैं, मतलब जो एकदम बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं और लेटेस्ट, वो उनके पास रहती है। तो और तो इससे होता क्या है कि अमेरिका का जो पुलिस है वो भी बहुत ज्यादा वायलेंस प्रोन है, यानी कि वो भी बहुत जल्दी बंदूक निकालता है। क्योंकि अमेरिका में हर किसी के पास बंदूक है, तो पुलिस वालों को ये लगता है कि कोई भी उनको मार सकता है। तो अमेरिका की जो पुलिस है वो भी बहुत वायलेंट, मतलब वो भी बहुत ट्रिगर हैप्पी है। ट्रिगर हैप्पी का मतलब तुरंत अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की तो तुरंत वो बंदूक निकालते हैं। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि चूंकि रेसिज्म है, चूंकि जो व्हाइट्स हैं वो अभी भी ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अभी भी वो ब्लैक्स को बहुत इंफीरियर देखते हैं। तो जो पुलिस वाले, अब पुलिस मेजॉरिटी, अब जो ब्लैक्स की पॉपुलेशन है वो कुछ 12-13% है अमेरिका में, है ना। और ये जो ब्लैक हैं, ये इनको हम अफ्रीकन अमेरिकन भी बोलते हैं, है ना। हम क्या ये भी टर्म हम यूज करते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, अब हम इनको अफ्रीकन अमेरिकन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं उनको अफ्रीका से लाया गया था आज से 300-400 साल पहले। तो ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं सिर्फ अमेरिकन नहीं, अफ्रीकन अमेरिकन या फिर ब्लैक। ठीक है, तो अब इनकी जो आबादी है वो कुछ 12-15% है अमेरिका में, और व्हाइट्स जो है वो 70-80% है। तो अब जो पुलिस है उसमें मैक्सिमम व्हाइट लोग हैं, और जब पुलिस किसी को रोकती है रोड पर या किसी पर, और अगर वो ब्लैक होता है, तो अब व्हाइट अमेरिका के मन में एक इमेज है ब्लैक कि ब्लैक लोग वायलेंट होते हैं। जैसे हाँ इंडिया में भी है। इंडिया में आप देखें, अगर आप, मैं बहुत आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप देखें तो आपके भी मन में मुस्लिम्स के प्रति भी वही फीलिंग्स आपके मन में डाला जाता है। मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम बहुत वायलेंट होते हैं। तो जब मुस्लिम आपके यहाँ रूम लेने आते हैं तो आप नहीं देते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में वो बैठा दिया गया है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि शेड्यूल कास्ट के बारे में या शेड्यूल ट्राइब के बारे में, आदिवासियों के बारे में या दलितों के बारे में हमारे मन में बैठ जाता है। ठीक है, तो व्हाइट अमेरिका के मन में एक इमेज है, एक स्टीरियोटाइप इमेज है कि ब्लैक जो है वो बहुत वायलेंट होते हैं, ब्लैक्स जो है वो क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, और एक 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 भय का, एक एक डर का वातावरण है उनको लेकर कि ब्लैक्स जो है वो बहुत आसानी से वायलेंट हो जाते हैं और क्रिमिनल होते हैं, मर्डरर होते हैं, चोरी करते हैं। तो जब भी ब्लैक कोई रोड पर, ब्लैक मेल रोड पर रहता है, तो उसको हमेशा ये डर रहता है कि पुलिस उसको रोक ना ले।
और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है उनको बिना बात पर गोली मार देती है, ये कहते हुए कि सेल्फ डिफेंस में। जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे पुलिस इनकाउंटर करती है, और इनकाउंटर नहीं होता है वो, एक्चुअल में वो पुलिस मर्डर करती है। और पुलिस उसको कैसे जस्टिफाई करती है? पुलिस ये बोलती है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में चलाया था, पहले अपराधी ने गोली चलाई, फिर हमने चलाई, ठीक है, हमने अपने आप को बचाने के लिए चलाया। तो वैसा ही कुछ अमेरिका में होता है कि अमेरिका में भी जो पुलिस है, खासतौर पे जो व्हाइट पुलिस है, वो ब्लैक मेल्स को टारगेट करती है और कई बार उनका मर्डर कर देती है, ये कहते हुए कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा था या इससे हमको खतरा था, ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस में किया। तो अभी हर साल बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, लेकिन अभी एक साल पहले एक बहुत ही अजीब केस हुआ था, बहुत ही डरावना केस हुआ था जॉर्ज फ्लॉयड का। अब ये जो व्यक्ति है जॉर्ज फ्लॉयड, उसको पुलिस वालों ने मार दिया था। और पुलिस वालों ने कैसे मारा था? पुलिस वालों ने उसको गोली से नहीं मारा था, उस व्यक्ति को उन्होंने लिटा दिया था और उसकी गर्दन पर एक पुलिस वाले ने अपना जो घुटना है, अपना जो नी है, वो 8.5 मिनट तक उसको दबाए रखा और वो उसको सांस घुटने से उसकी मौत हो गई। मतलब उसको सांस नहीं वो ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। तो इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था यूएसए में, और एक वो जो आंदोलन हुआ था उसका नाम था, उससे पहले से वो चल रहा था, लेकिन इसकी वजह से उसमें बहुत तेजी आई थी, और उस आंदोलन का नाम था ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव्स मैटर का मतलब है कि भाई काले लोगों की भी जिंदगियां इंपॉर्टेंट है ना, आप ऐसे ही नहीं, आप ऐसे ही मार देते हैं उनको, तो उनकी भी जो लाइफ है उसका कुछ मतलब है। तो ब्लैक लाइव्स मैटर, मैटर का मतलब है यहाँ पर कि उनकी भी लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीएलएम बोलते थे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। बहुत सारे जो हॉलीवुड के जो हीरोज थे, हीरोज, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, वो सब आए थे इसमें। इवन आपका जो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, सबने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट। और ये अमेरिका की एक अच्छी बात है कि जब भी ब्लैक राइट्स को लेकर कोई बात आती है, तो वहाँ के बहुत सारे व्हाइट जो हैं वो भी खुलकर आते हैं और सपोर्ट करते हैं ब्लैक्स का। तो ये एक अच्छी बात है। इंडिया में इतना नहीं, इंडिया में अभी भी हमारे अंदर जो है वो बहुत हेट है एक दूसरे के प्रति। और जब भी कोई वायलेंस होता है, चाहे वो मुस्लिम के खिलाफ हो, चाहे वो आदिवासी के खिलाफ हो, चाहे वो दलित के खिलाफ हो, सोसाइटी में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आवाज नहीं उठाते। अभी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ वगैरह में जो नक्सल प्रॉब्लम, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जब जो लोग आदिवासी रह रहे हैं, उनके साथ जब जब पुलिस आती है आ, 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 उनको लेकर छापामारी करने के लिए, तो उनके साथ क्या क्या करती है, गांव के गांव जला देती है, ठीक है, और रेप और मर्डर और किसी को भी पकड़ लेना, किसी भी निर्दोष को पकड़ लेना। तो ये बहुत आम बात है, मतलब इसमें कोई भी आप एक बार अगर देखेंगे तो उस पर बहुत सारा आपको रिपोर्ट और डिस्कशन और आपको बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे। बट हमारा देश अभी उतना प्रोग्रेसिव नहीं है, हम अभी भी दूसरों के दुख को बहुत ज्यादा भाव नहीं देते, और अभी भी जो है हम अपनी जो हमारी जो सोच है उससे बाहर नहीं निकलते, हम उसको चैलेंज नहीं करते। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक प्रोग्रेसिव तबका है व्हाइट्स का, जो लड़ता है इन सब चीजों से। तो आज ये थोड़ा ये जो इशू है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो जॉर्ज फ्लॉयड केस है, इसका अभी वर्डिक्ट आया है ना, वर्डिक्ट आया है, मतलब उस पर फैसला हुआ है। और जिस पुलिस वाले की वजह से जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी, उसको अभी सजा मिलने वाली है, उसको दोषी मान लिया गया। तो ठीक है, तो जॉर्ज फ्लॉयड का केस क्या था? जॉर्ज फ्लॉयड का एक ब्लैक मेल था ये, और
मार्केट जा रहा था और या मार्केट में था और पुलिस वालों ने इसको रोका, फिर पुलिस वालों ने इसको जमीन पर गिरा दिया और पुलिस वालों ने, एक पुलिस वाले ने 8 साढ़े 8 मिनट तक अपना जो घुटना है वो उसकी नेक पे रखा और जिससे उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो इसको ले, और ये वीडियो वीडियो इसका वीडियो भी था, तो लोगों ने देखा 8.5 मिनट का वीडियो कि किस तरीके से वो तड़प रहा है, किस तरीके से वो पुलिस वालों को बोल रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, अपना ये हटा दो, है ना, मेरा दम घुट रहा है। वो बार बार जो है वो भीख मांग रहा है पुलिस वाले से कि प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। और वो 8.5 मिनट का वीडियो पूरी अमेरिका ने देखा। ठीक है, तो उससे अमेरिका में बहुत दंगे हुए और ब्लैक्स जो है वो पूरा सड़क पे आ गए और बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हुआ कि नहीं। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों केस हर साल। अभी 2 दिन पहले, अभी जस्ट 2 दिन पहले एक 16 साल की अफ्रीकन अमेरिकन लड़की थी, कोई लड़ाई हो रही थी, उसने पुलिस को बुलाया था, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, और पुलिस वाले ने आके उसको ही मार दिया, गोली मार दी और उस लड़की की डेथ हुई, है ना। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ हेडलाइन देखी है, तो मुझे एक्चुअल स्टोरी नहीं पता है पूरी, लेकिन ये हुआ है। तो एक 16 साल की अफ्रीकन अमेरिकन लड़की को, ब्लैक लड़की को पुलिस वालों ने मार दिया, जबकि वो उसने बुलाया था पुलिस वालों को कि देखो यहाँ पे लड़ाई है। क्योंकि व्हाइट पुलिस जो है वहाँ की वो बहुत ज्यादा प्रेजुडिस्ड है, बहुत ज्यादा उसके मन में ये है कि ये लोग ऐसे हैं ब्लैक्स। ठीक है, और जो ऑपरेसर होता है, जो जो अगर आप कोई भी देखें कि, अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप स्त्री पुरुष का जो इंडिया में है, अगर वो आप देखें तो पुरुषों के मन में सबसे ज्यादा डर क्या होता है। आप किसी भी फैमिली में जाओ, आप पूछो उससे कि आप थोड़ा लड़कियों को थोड़ा अधिकार दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा सा आप इक्वालिटी लाइए ना। सबसे बड़ा डर क्या है कि ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे, ये कुछ ऐसा करेंगे जो जिससे कि वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैम। तो असली ये जो है वो कंट्रोल की है कि जो ऑपरेसर है उसको ये लगता है कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर ना। ठीक है, अब वो कंट्रोल में करने के लिए कई सारी चीजों का सहारा लेता है। वो धर्म का सहारा लेता है, वो परंपराओं का सहारा लेता है, वो परिवार की इज्जत का सहारा लेता है, और लास्ट में जब ये सब नहीं होता है तो हिंसा का सहारा लेता है, तो लास्ट में वो वायलेंस करता है। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार का भेदभाव, ये सिर्फ एक ही नहीं, किसी भी प्रकार के भेदभाव में यही पैटर्न है। ठीक है, पहले तो वो हमारे फैमिली के खिलाफ है, फैमिली की इज्जत की बात है, ये है वो है, फिर लास्ट में हिंसा करना। ठीक है, और डर क्या रहता है, डर ये रहता है कि अगर हमने इनको अधिकार दे दिया या इनको हमने इक्वल ट्रीट किया, तो कहीं ये हमारे साथ भी वही व्यवहार ना करें जो हमने इनके साथ किया। तो कोई भी जो ऑपरेसर होता है, जो भी उत्पीड़न करता रहता है, उसका सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं मेरे साथ भी ये ना हो जो मैं करता हूँ इनके साथ। ठीक है, तो व्हाइट्स को भी ये लगता है कि अगर ब्लैक्स, अगर इनको पावर आ गई तो कहीं हमारे साथ ये वो रिवेंज ना ले, है ना। तो वो हमेशा डर रहता है उनको कि कहीं हमारे साथ रिवेंज ना ले। तो इसीलिए जब देखिए आप दलित अधिकारों की बात करते हैं तो सवर्ण क्या बोलता है, हमारे साथ भी जातिवाद हो रहा है। तो रिवर्स रिवर्स कास्टिज्म की बात करते हैं या रिवर्स रेसिज्म की बात करते हैं। तो आप अगर अभी महिला अधिकारों को देंगे तो पुरुष चिढ़ जाते हैं कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। तो आप देखिए कितने सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे पुरुष लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये महिलाओं को ये अधिकार नहीं देना चाहिए, है ना, ये राइट्स नहीं होना चाहिए, डाउरी को लेकर नहीं होना चाहिए। अभी एक और बहुत बहुत ही भयानक लॉजिक आ रहा है मार्केट में कि दहेज को लेकर, कि दहेज हम इसलिए लेते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी है हमारी, मतलब कि दहेज की मांग इसलिए जायज है क्योंकि आपको भी सरकारी नौकर चाहिए। ठीक है, तो सरकारी नौकर चाहिए तो फिर दहेज देना पड़ेगा। तो अब ये जो लॉजिक है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी की जो डिमांड है वो भी कौन करता है, लड़की के घर वाले करते हैं। ठीक है, तो ये अभी अभी बहुत लोग उसका मीम बना रहे हैं और बहुत आपने भी देखा होगा। तो
ये एक नया लॉजिक आया है कि जिससे वो डाउरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, दहेज प्रथा को जस्टिफाई। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर आपको सोचना चाहिए। तो मुझे लगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा था आज। तो इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि आज 2 हैं एडिटोरियल। तो टुवर्ड्स रेशियल जस्टिस, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे इंडिया में सोशल जस्टिस है, वैसे ही अमेरिका में रेशियल जस्टिस की बात होती है। तो 2 अलग अलग रेस हैं, काले लोग और गोरे लोग, इनके बीच में न्याय। मैंने आपको इसका हिस्ट्री बताया कि आज से 400-500 साल पहले बहुत सारे जो वाइट्स थे यूरोप से जाकर अमेरिका में बसे और उन्होंने स्लेव ट्रेड शुरू किया। स्लेव ट्रेड मतलब गुलामों को खरीदना और बेचना। और वो गुलाम कहाँ से लेकर आते थे? वेस्ट अफ्रीका से। और वहां से वो लेकर अमेरिका आते थे और उनको खरीदते और बेचते थे। और ये जो स्लेवरी है, ये गुलाम प्रथा जो है वो 1860-70 तक चली। उसके बाद गुलामी प्रथा को खत्म किया गया, लेकिन गुलामी प्रथा को खत्म करने के बाद भी अन्याय जो है वो जारी रहा। उसके बाद भी ब्लैक्स के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ वायलेंस 1950-60 तक बहुत ओपन में होता था, है ना। और वाइट लोगों का एक ग्रुप था, क्लू क्लक्स क्लान। तो जैसे कि आप बिहार में देखेंगे कि रणवीर सेना है, ठीक है। और बहुत सारा जो है सेनाएं हैं बिहार में, झारखंड में। और वैसे ही वाइट्स का क्लू क्लक्स क्लान था। और वो क्या करते थे, कोई भी जो ब्लैक है, जो भी असल्ट कर रहा है, जो भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको मार देते थे। और तो 1950-60 तक ये बहुत ओपन होता था। उसके बाद अमेरिका में एक सिविल राइट्स मूवमेंट चला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था, जिसके लीडर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और एक थे आपके मेलकम एक्स। कई और लीडर थे, ये 2 मेन लीडर हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मेलकम एक्स। तो इन ये 2 मेन लीडर हैं, बाकी भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो सिविल राइट्स मूवमेंट चला 1960-70 में। और तब जाकर बहुत सारे अधिकार ब्लैक्स को, थोड़ा वायलेंस कम हुआ उनके खिलाफ। और आपको जानकर बहुत ताजुब होगा कि 1965 तक अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेग्रीगेटेड था। सेग्रीगेटेड का मतलब होता है अलग अलग। ब्लैक्स के लिए अलग स्कूल थे, व्हाइट्स के लिए अलग स्कूल और कॉलेजेस। तो इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना। तो अमेरिका में सेग्रीगेशन था, ठीक है। तो फिर बहुत इसके पीछे लड़ाइयाँ लड़ी गई और तब जाकर एक कॉमन उनका एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि जो अमेरिका में ये भी था कि जो जिम क्रो रूल्स लागू किए गए थे, मैं पढ़ाऊंगा जब कभी अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो उसमें ये था कि जो वाइट्स हैं उनको होटल्स अलग है, उनका जो रेलवे स्टेशन पे जहाँ बैठने की जगह है वो अलग है, उनकी बस में सीट्स अलग हैं, है ना। तो टोटल सेग्रीगेशन था, ठीक है भाई, गुलामी खत्म हो गई, लेकिन तो तुम और हम एक नहीं, तुम अलग अलग रहे। तो बस में भी जो सीट्स होती हैं, पीछे की सीट्स 4-5 वो ब्लैक्स के लिए हैं, बाकी आगे व्हाइट्स बैठे। तो एक बहुत ही बड़ी एक इंसिडेंट हुआ था, रोजा पार्क नाम की एक ब्लैक महिला थी, काफी एजेड थी वो अब काम कर कर वापस आ रही थी और बहुत थकी हुई थी। तो वो जाकर व्हाइट की सीट पर बैठ गई और व्हाइट्स आए, उनको बहुत धमकी दी, लेकिन वो खड़ी नहीं हुई। और वहां से उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चला हुआ। रोजा पार्क नाम की एक महिला थी, बहुत ही फेमस है, आप देखिएगा उनको। और उन्होंने उठने से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं उठेंगे। और उसके बाद पूरे अमेरिका में एक मूवमेंट चला जहाँ पे ब्लैक्स लोग बोले कि नहीं, हमको ये सेग्रीगेशन नहीं चाहिए, हमें भी वही प्रिविलेज चाहिए, वही सुविधाएं चाहिए। हम भी उसी कॉलेज में जाएंगे, हम भी उसी बस में बैठेंगे, हम भी उसी ट्रेन में बैठेंगे, हम भी उसी रेस्टोरेंट में खाना जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर व्हाइट्स है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 1960-70 में मूवमेंट चला था, जिसका फायदा आज वहाँ पे ब्लैक्स को मिल रहा है। अगर आप आज देखें ब्लैक्स को, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आज ब्लैक्स में बहुत सारे लोग सुपरस्टार, ब्लैक हीरोज हैं, ब्लैक हीरोइंस हैं, ब्लैक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ब्लैक म्यूजिशियन हैं, ब्लैक साइंटिस्ट हैं, है ना।
अभी ब्लैक प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। तो पिछले 50-60 साल में वहां पर काफी चेंजेस आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायलेंस कम हुआ है ना। वायलेंस अभी भी है, मतलब कम तो हुआ है, नो डाउट कम हुआ है वायलेंस, लेकिन खत्म नहीं हुआ है ना। तो आज भी वहां पर रेशियल इनजस्टिस है। आज भी वहां पर ब्लैक्स को घर नहीं मिलते। ब्लैक्स ब्लैक्स का नेबरहुड अलग होता है। ब्लैक जहाँ पे रहते हैं वो अलग ही इलाका है, ठीक है। व्हाइट्स अलग रहते हैं। अगर ब्लैक आते हैं व्हाइट्स की जगह पे तो व्हाइट अपना मकान उकान छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरी जगह चल गए, ठीक है। तो आज भी वहां की जो सोसाइटी है वो मिक्स नहीं है। आज भी वहां पर ब्लैक नेबरहुड व्हाइट नेबरहुड अलग अलग है। व्हाइट बस्तियां ब्लैक बस्तियां अलग है। आज भी बहुत वहां पे डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत क्राइम है, बहुत वायलेंस है, ठीक है। तो अमेरिका उतना अच्छा नहीं है जितना आप उनकी फिल्मों से देखकर आपको लगता है कि अमेरिका में सब अच्छा है। बहुत ही क्राइम बहुत ही क्राइम प्रोन सोसाइटी है। तो टुवर्ड्स रेशियल जस्टिस ऑन जॉर्ज फ्लॉयड केस वर्डिक्ट। तो जॉर्ज फ्लॉयड का केस का अभी फैसला आया। A US judge found Derek Chauvin, a Minneapolis police officer, guilty of murdering an unarmed African American man, George Floyd। ठीक है। तो इसको देखिए आप क्या लिख रहा है कि अमेरिका के एक जज ने गिल्टी माना है। किसको गिल्टी माना है? गिल्टी का मतलब होता है दोषी। किसको गिल्टी माना है? एक पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। और ये मिनियापोलिस वहां का जगह का नाम है अमेरिका का। वहां के पुलिस ऑफिसर हैं जिनका नाम है डेरेक चौवे। उनको दोषी माना है, उनको दोषी पाया है। ही हैज फाउंड, उनको दोषी करार दिया है। किस चीज का दोषी? ऑफ मर्डरिंग एन अनआर्म्ड अफ्रीकन अमेरिकन मैन। कि उन्होंने एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी को मारा है। और वो अफ्रीकन अमेरिकन आदमी क्या है? अनआर्म्ड था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं, अनआर्म्ड। तो क्या मैंने बताया कि अमेरिका में गन कल्चर है। अमेरिका में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना गन लेकर चलते हैं, है ना। कार में उनकी गन रही तो लेकिन ये जो व्यक्ति था ये अनआर्म्ड था, इसके पास कोई हथियार नहीं थे। इसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है। और ये एक ऐसी घटना थी, an incident that ignited a nationwide storm of protest against police brutality। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसने इग्नाइट किया था। इग्नाइट करना होता है मतलब चिंगारी लगाना। इग्नाइट मतलब आग लगाना, है ना। इग्नाइट करना तो आग लगाना। तो ये जो इंसिडेंट था इसने नेशन वाइड प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया था। इग्नाइट, यहाँ पर इग्नाइट का मतलब है टू बिगिन, है ना, चिंगारी लगाना। तो इस इंसिडेंट की वजह से जॉर्ज फ्लॉयड को जो मर्डर किया था डेरिक चौविन ने, इसकी वजह से पूरे देश में आंदोलनों का आंदोलनों का तूफान आया था। स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि पूरे देश में, अमेरिका में पूरे देश में चारों तरफ आंदोलन ही आंदोलन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे अगेंस्ट पुलिस ब्रूटैलिटी। यानी कि जो पुलिस है उसकी क्रूरता के खिलाफ, पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ। एंड अ वर्ल्ड वाइड आउटपोरिंग ऑफ एंगर एट अमेरिकाज रेशियल इंजस्टिस। और पूरी दुनिया में अमेरिका की जो रेशियल इंजस्टिस है उसको लेकर लोगों में गुस्सा था, ठीक है। देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड देखिए, नेशन वाइड मतलब पूरे देश में, है ना। जहां पे WIDE लगा है, वाइड मतलब पूरा। तो पूरे देश में आंदोलन चल रहा था और पूरी दुनिया में देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ एंगर। आउटपोर का मतलब होता है बाहर निकालना, है ना। तो दुनिया में, पूरी दुनिया में गुस्सा जो है अमेरिका के खिलाफ वो बाहर आ रहा था। आउटपोर करना, पोर करना मतलब होता है पोरिंग। पोरिंग वाटर बोलते हैं ना ग्लास में, तो आप ग्लास में पानी डालते हैं ना बॉटल से, पोर पोर करना बोलते हैं। आउटपोरिंग का मतलब होता है बाहर आना। तो आउटपोरिंग ऑफ एंगर एट अमेरिका रेशियल इंजस्टिस। तो अमेरिका का जो रेशियल इंजस्टिस है उसके खिलाफ पूरी दुनिया में लोगों में गुस्सा था।
हाँ, तो आप देखेंगे कि ये अमेरिका के सारे स्टेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और अमेरिका में ये दो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ये ईस्टर्न कोस्ट और ये वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो समुद्र का इलाका है नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं इंपॉर्टेंट, ये जो कैपिटल है देखिए वाशिंगटन डीसी, ये कैपिटल है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क स्टेट भी है, ठीक है, और न्यूयॉर्क एक सिटी भी है, न्यू जर्सी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें ये बॉस्टन है, ठीक है। तो ये एरिया जो है उनका ईस्टर्न कोस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इसमें फेमस जो आप टाउन्स है, न्यूयॉर्क है, बॉस्टन है, वो सब इधर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स दिए हुए हैं, वाशिंगटन, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, मिनेसोटा, ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं। तो आप इसमें देखिएगा कि मिनियापोलिस कहाँ पर। हम आगे चलते हैं। Mr. Chauvin has been convicted of second degree and third degree murder and manslaughter, all three for an encounter that lasted around 9 minutes, during which he pinned Mr. Floyd's neck to the roadside with his knee until he stopped breathing. ठीक है, तो मिस्टर मिस्टर चाविन पर 3 आरोप लगे हैं। मिस्टर चाविन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ। अब देखिए यहाँ पर ये जो मतलब होता है कन्विक्टेड ऑफ, कन्विक्टेड का मतलब होता है कि आपका दोष सिद्ध हो चुका है, यू हैव बीन प्रूवन गिल्टी, तो उसको हम बोलते हैं कन्विक्ट हो जाना। तो कन्विक्शन का मतलब होता है कि आप पर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध हो गए। अब देखिए ये 2 वर्ड है, आप ये बहुत पढ़ेंगे न्यूज़पेपर पे। एक वर्ड है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब है कि आप पर आरोप लगा है लेकिन अभी तक आप पर आरोप साबित नहीं हुआ, तो आप आरोपी हैं, तो न्यूज़पेपर वाला एक्यूज लिखेगा, ठीक है, कि आप पर पुलिस ने आरोप लगाया है, आप पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है लेकिन आप अभी तक प्रूव नहीं, तो हम बोलेंगे ये यू आर एक्यूज्ड। कन्विक्ट कब बोलेंगे? जब आप पर आरोप जो भी लगा था वो सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो ये कन्विक्ट। तो अभी मिस्टर चौविन जो है ही हैज बीन कन्विक्टेड, यानी कि उन पर आरोप सिद्ध हो चुका है ऑफ सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री मर्डर, ठीक है। अब सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री मर्डर एंड मैनस्लॉटर, ठीक है। अब देखिए ये मर्डर के भी कई टाइप्स होते हैं। एक होता है कि आप पूरा प्लान करके जाते हैं, ठीक है, प्लान करके मारते हैं, तो ये फर्स्ट डिग्री कहलाता है और इसकी सजा और ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि आप झगड़ा हो गया और आप मौत हो गई, आपका प्लान नहीं था, मारने का इरादा नहीं था लेकिन हो गया, ठीक है। एक होता है प्री प्लान करके बाकायदा पूरा पूरा प्लानिंग करके मारना। तो मर्डर के भी कई प्रकार, कोर्ट जो जुडिशरी है वो मर्डर को भी कई प्रकार से उसको कैटेगराइज करती है और उसी के हिसाब से सजा देती है। तो उनको सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री मर्डर का दोषी माना गया है और मैनस्लॉटर। अब मैनस्लॉटर का मतलब ये क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग समवन अनइंटेंशनली और विदाउट हैविंग प्लान टू डू इट। तो मैनस्लॉटर का आरोप तब लगता है आप पर जब आपने किसी को मारा है लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था, आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी पहले से, है ना, तो अनइंटेंशनली मारा है किसी, तो उसको हम मैनस्लॉटर बोलते हैं। तो उनको ये तीनों का दोषी माना गया, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और मैनस्लॉटर का, all three for an encounter that lasted around 9 minutes। और ये तीनों जो उन पर आरोप है, ये तीनों जो उनके जो क्राइम, उन्होंने 3 क्राइम किए हैं, ये 3 क्राइम उस घटना के लिए है जो सिर्फ 9 मिनट में हो गए। ऑल 3 फॉर एन एनकाउंटर। इनकाउंटर का मतलब है यहाँ पर मुठभेड़ या घटना। तो ये घटना जो हुई है जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर, ये सिर्फ 9 मिनट में हुआ था। इट वाज दैट लास्टेड अराउंड 9 मिनट्स। और हुआ क्या था? ड्यूरिंग विच ही पिन्ड मिस्टर फ्लॉयड्स नेक टू द रोड साइड विद हिज नी। उसने क्या किया था?
मिस्टर फ्लॉयड की जो गला है, उसकी नेक को, उसको पिन डाउन कर दिया था। पिन डाउन करने का मतलब होता है कि आप किसी को एकदम दबा दें फोर्सफुली, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको 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 पकड़ता हूं और आपको जबरदस्ती जमीन पर गिरा देता हूं और गिराए रखता हूं, आपके ऊपर बैठ जाता हूं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पिन डाउन करना, है ना, आपको हिलने नहीं दे रहा हूं। तो मिस्टर डेरेक ने क्या किया था, डेरेक ने मिस्टर फ्लॉयड को, फ्लाइट की जो गर्दन है उसको पिन डाउन कर दिया था टू द रोड साइड, यानी कि रोड पर, विद हिज नी, अपने घुटने से, अनटिल ही स्टॉप्ड ब्रीथिंग, जब तक कि उसकी सांसें बंद नहीं। ठीक है, मिस्टर फ्लॉयड्स फाइनल वर्ड, आई कैन नॉट ब्रीथ। और मिस्टर फ्लॉयड जो है, मरने से पहले वो लगातार भीख मांग रहे थे पुलिस वाले से कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, आई कांट ब्रीथ। लेकिन वो पुलिस वाले ने कुछ 8 मिनट 43 सेकंड ऐसा कुछ था। सोचिए किसी, आप सोचिए मतलब आप किसी की गर्दन पर 9 मिनट तक उसकी गर्दन दबा के रखे हुए, ठीक है। तो अब ये हाइट ऑफ क्रुएलिटी है, मतलब कोई बहुत ही क्रुएल आदमी ऐसा कर सकता है। तो मिस्टर फ्लॉयड के फाइनल वर्ड्स थे आई कैन नॉट ब्रीथ, और ये वीडियो भी बना रहे थे, तो उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आई कैन नॉट ब्रीथ। और ये जो शब्द है, इट बिकेम द क्लेरियन कॉल ऑफ अ मैसिव वेव ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट अक्रॉस द। अब मिस्टर फ्लॉयड के जो ये शब्द है, अंतिम शब्द, ये एक नारा बन गए, एक मैसेज बन गए ब्लैक्स के लिए, और ब्लैक्स ने पूरे यूएस में सड़कों पर आकर आंदोलन किया। तो इट बिकेम द क्लेरियन कॉल। क्लेरियन कॉल का मतलब होता है कि जब आप कोई बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कोई बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो एक नारा होता है जो आपको प्रोत्साहित करता है आंदोलन करने के लिए, है ना। कोई चीज होती है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तो दिल्ली चलो, तो ये दीज आर द क्लेरियन कॉल। क्लेरियन कॉल का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई कोई स्टेटमेंट जो लोगों को मोटिवेट करता है सड़क पर उतरने के लिए। तो ये जो है इनका, जो उसके लास्ट के वर्ड्स थे, आई कैन नॉट ब्रीथ, ये शब्द जो है वो क्लेरियन कॉल बन गए किस चीज के, ऑफ मैसिव वेव ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट। बहुत ही बड़ा वेव आया, वेव का मतलब है बहुत बड़ी लहर आई। किस चीज की लहर थी, सड़कों पर आंदोलन की, अक्रॉस द यूएस। ठीक है। At the time, erstwhile President Donald Trump fanned outrage when he described the protest a result of the radical left and threatened to send in the National Guard. ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना कि इंडिया में पिछले सालों से, कई सालों से, जब भी कोई आंदोलन होता है, चाहे वो किसानों का आंदोलन, कोई भी आंदोलन, तो हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो देश को तोड़ना चाहता है, वो कर रहा है। तो कोई भी प्रोटेस्ट हो, गवर्नमेंट जो है तुरंत उसको एंटी नेशनल घोषित कर देता है, ये देश के खिलाफ है, ये लोग जो है देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग देश का जो है उन्नति जो भी है प्रोग्रेस, उससे जलते हैं, और इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। तो ट्रंप का भी वही एटीट्यूड है। ट्रंप ने भी क्या बोला, ये जो रिजल्ट, ये जो प्रोटेस्ट है, ये लेफ्ट वालों का हाथ है। लेफ्ट का मतलब है मार्क्सिस्ट, रेडिकल मतलब, रेडिकल लेफ्ट का मतलब है एक्सट्रीम, जो लोग बहुत कट्टरपंथी होते हैं लेफ्ट, जैसे कि इंडिया में नक्सल जो है, दे आर कंसिडर्ड रेडिकल लेफ्ट। ठीक है, रेडिकल लेफ्ट मतलब वो लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं और बहुत कट्टरपंथी हैं, जो हिंसा में बिलीव करते हैं, तो वो रेडिकल लेफ्ट। तो ट्रंप ने भी क्या किया, इस प्रोटेस्ट को क्या बोला कि द प्रोटेस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ द रेडिकल लेफ्ट। उसने भी ये नहीं माना कि ये प्रोटेस्ट सही है, पुलिस जो है वो गलत कर रही है। ट्रंप ने उल्टा जो लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे उन पर आरोप लगाया कि आप लोग एंटी नेशनल हैं। ठीक है,
और आपको भड़काया जा रहा है, आपको, है ना, हमारे देश को जो है वो बाहर से, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना, ठीक वैसे ही वही वही लैंग्वेज, वही रेटरिक यूज हो रहा था। तो एट अ टाइम erstwhile प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एट द टाइम, अब ये पिछले साल की बात हो रही है, तो पिछले साल तत्कालीन, erstwhile का मतलब है तत्कालीन, यानी कि उस समय के, तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, ही फैंड आउटरेज, उन्होंने लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया। ठीक है, तो अब ऑलरेडी लोग गुस्से में हैं, ऑलरेडी लोग जो हैं वो सरकार के खिलाफ हैं, पुलिस के खिलाफ हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये जो भाई साहब हैं इन्होंने और ज्यादा आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा, उसको और ज्यादा हवा दे दी, फैन कर दिया मतलब हवा देना। तो झगड़ा चल रहा है और आप जाकर वहां पे और उस झगड़े को आगे बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने फैन किया था आउटरीच। जब, कैसे किया था, जब उन्होंने ये बोला कि ये जो प्रोटेस्ट है ये रिजल्ट है रेडिकल लेफ्ट, कि ये प्रोटेस्ट ब्लैक लोग नहीं कर रहे हैं, ब्लैक लोगों को भड़काया गया है, और जो देश के दुश्मन हैं, जो हमारे हमारी जो अमेरिकन जो कल्चर है उसके खिलाफ जो लोग हैं, वो लोग जो हैं वो इसको प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। जैसे भारत में बोलते हैं कि कुछ भी प्रोटेस्ट कर लो तो बोलते हैं देश का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो करा रहा है। ठीक है, वो मीडिया जो है पूरा चालू हो जाता है कि ये देशद्रोही है। जैसे कि अभी वो ग्रेटा थुनबर्ग वाला जो एक ट्वीट आया था रिहाना का, और उसके बाद ग्रेटा थुनबर्ग का एक ट्वीट आया था, उसके बाद आपने देखा था कितना कितना सब लोग, तो सारे सेलिब्रिटी इंडिया के आ गए थे कि नहीं नहीं हमारा देश का इंटरनल मामला है, और ये जो भी एक्टिविस्ट हैं, दिशा रवि, वो सब फॉरेन से मिले हुए हैं, है ना, और किसानों का जो पूरा प्रोटेस्ट है वो फॉरेन जो लोग हैं वो उसको गवर्नमेंट के खिलाफ यूज कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा आरोप लगाते। तो ट्रम्प ने भी यही किया था, और ट्रम्प ने क्या धमकी दी थी कि वो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए नेशनल गार्ड को भेजे। He threatened to send in the National Guard. President Joe Biden, at the time a presidential race for frontrunner, contrarily went to Houston to meet with Mr. Floyd's relatives. लेकिन जो अभी के प्रेसिडेंट जो बिडेन, जो कि उस समय प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, वो फ्लॉयड के घर गए थे और उनके रिश्तेदारों से मिले थे। तो एक तरफ जो उस समय के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ जो वर्तमान प्रेसिडेंट है जो बिडेन, जो कि उस समय प्रेसिडेंशियल रेस के फ्रंट रनर थे एट द टाइम, यानी कि उस समय ही वाज अ प्रेसिडेंशियल रेस फ्रंट रनर, यानी कि प्रेसिडेंट के चुनाव में सबसे अग्रणी, फ्रंट रनर में मतलब होता है कि जो कंपटीशन चल रहा है उसमें सबसे आगे कौन है, अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, तो फ्रंट रनर, रनर का मतलब होता है जो उस समय मुकाबले में सबसे आगे। तो उस समय मुकाबले में जो बिडेन आगे थे, तो वो जो है वो ह्यूस्टन गए थे, ह्यूस्टन एक शहर का नाम, और टू मीट विद मिस्टर फ्लॉयड रिलेटिव्स, तो वो जाकर ब्लैक कम्युनिटी में गए थे वो, और फ्लॉयड के रिश्तेदारों से मिले थे। He said at the time that he would not fan the flames of hate, but instead seek to heal the racial wounds that have long plagued this country. अब जो बिडेन ने बोला था कि मैं यहाँ पर आग लगाने नहीं आया हूँ, भड़काने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो रेशियल जो घाव हैं इनको मैं भर सकूं। आई विल सीक टू हील द रेशियल वुंड्स। अब रेशियल वुंड का मतलब होता है घाव। अब देखिए रेशियल वुंड्स किसको लगता है, ब्लैक्स को, है ना, ब्लैक्स के साथ अन्याय हुआ है ना, 400-500 साल उनको गुलाम बनाया गया, फिर अभी भी उनके साथ बहुत सारा भेदभाव होता है, अभी भी पुलिस जो है उनको मारती है ना, तो ये रेसिज्म के घाव है ना। तो बिडेन क्या बोल रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा टू हील द रेशियल, कि इसको मैं, इसका मैं उपचार कर सकूं, या मैं इसको हील कर सकूं, है ना, इसके घाव भर सकूं, वो घाव जो बहुत समय से फ्लेक कर रहे हैं दिस कंट्री। लॉन्ग फ्लेक, फ्लेक का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत समय से आपको परेशानी दे। तो ये जो रेशियल इनजस्टिस है, ये जो रेशियल जो प्रॉब्लम है अमेरिका की, इट हैज लॉन्ग फ्लेक्ड
फ्लेग्ड दिस कंट्री। लॉन्ग फ्लेग्ड दिस कंट्री का मतलब है कि बहुत लंबे समय से ये बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। ठीक है, तो अब ब्रिटेन का तो एकदम क्लियर था, क्या कहा कि ही वुड नॉट फैन द फ्लेम्स ऑफ हेट। देखिए ये सारे ये फ्रेज है ना, एक मुहावरा है, इसको नोट कर लीजिए। फैन द फ्लेम्स यानी कि आग को भड़काना। आप आपको याद होगा, आप तो देखते होंगे बचपन में जब अंगीठी जलाते थे, अभी तो हम अंगीठी यूज नहीं करते, चूल्हा लकड़ी वाला, तो फिर हम कैसे उसमें आग लगाते थे, उसमें हम पंखा करते हैं, है ना। आपकी मदर वगैरह जो है वो उसको पंखा करती है, या फूकनी होती है, फूकनी से फूकते हैं, है ना, ताकि वो हवा से वो आग ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं फैन द फ्लेम। तो हम जो है ये घृणा की आग को और ज्यादा भड़काएंगे नहीं, बिडेन ने बोला। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लैक्स को लेकर कुछ भी नहीं। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता है कि एवरीबॉडी इज इक्वल, दैट्स ऑल। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो 1776 में हुआ था। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है ना। तो अमेरिका का संविधान जो है 1780-85 में बनकर तैयार हुआ। 17 कुछ था, 85 84 ऐसा कुछ था। तो आप देख लीजिएगा, मेरे को डेट याद नहीं रही। तो यानी कि आज से लगभग 240 साल, 220 साल पहले, 220-30 साल अमेरिका का संविधान लिखा गया। ठीक है, अमेरिका का संविधान जो है वो पहला लिखित संविधान है वर्ल्ड का, और उसमें रेस को लेकर कुछ बात नहीं, क्योंकि उस समय जब ये संविधान लिखा गया था तो जो लिखने वाले लोग थे वो खुद स्लेव ओनर थे। जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि फाउंडर माने जाते हैं अमेरिका के, ठीक है, उनके पास खुद हजारों की संख्या में गुलाम थे। तो वो जब लिखते हैं कि ऑल मेन आर इक्वल, तो उसका मतलब होता है ऑल व्हाइट मेन आर इक्वल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही पहले का है। ठीक है, a few months ahead of one of the most remarkable presidential elections in recent history, his words lent hope to many Americans. अब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था मिस्टर बिडेन ने, ठीक है, नहीं रिजर्वेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन नहीं, उनका जो पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन है, अफर्मेटिव पॉलिसी बोलते हैं, वो बाद में बनाई गई, अभी 1960 में आई। ठीक है, एंड इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको। तो अ फ्यू मंथ्स अहेड of one of the most remarkable presidential elections in recent history। अब आपको पता है कि पिछले साल नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, नवंबर 2020 में। जनवरी 2021 में जो बिडेन ने सत्ता संभाली थी। तो ये जो चुनाव है ये रीसेंट अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव, क्योंकि अमेरिका बुरी तरीके से डिवाइड हो चुका था। एक तरफ ट्रंप के सपोर्टर थे, दूसरी तरफ ट्रंप के विरोधी थे। ठीक है, तो अमेरिका में ऑलमोस्ट सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ चुकी है ना। जनवरी में उन्होंने कैपिटल हिल, जो अमेरिका का पार्लियामेंट है, उस पर ट्रंप के सपोर्टर्स ने आक्रमण किया था। आपने देखा होगा 6 या 7 जनवरी को हजारों की संख्या में ट्रंप के सपोर्टर्स जो है वहां के पार्लियामेंट में घुस आए। तो ये जो इलेक्शन है, पिछले साल का जो इलेक्शन है, ये वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। रिमार्केबल मतलब इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इन रिसेंट हिस्ट्री। तो जो बिडेन के जो ये शब्द थे, कि जो बिडेन ने बोला था कि मैं ये घाव को, तो रेशियल इनजस्टिस का घाव है, इसको भरना चाहता हूँ, और ये जो रेशियल इनजस्टिस है उसको खत्म करना चाहता हूँ। तो उनके जो ये शब्द हैं, उन्होंने बहुत सारे अमेरिकन को होप दिया, आशा दिया कि अब अमेरिका में थोड़ा न्याय होगा। तो हिज वर्ड्स लेंट होप टू मैनी अमेरिकन। तो उनके जो ये शब्द थे, उन्होंने बहुत सारे अमेरिकन को एक आशा दी। क्या आशा दी? दैट शुड ही विन देयर माइट बी अ रियल पॉसिबिलिटी फॉर रिफॉर्म। और बहुत सारे लोगों के मन में ये आशा थी
कि अगर वो जीत जाते हैं जो बिडेन, तो लॉ इन्फोर्समेंट और क्रिमिनल जस्टिस में सुधार होगा। अब देखिए ये दो चीजें, लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्रिमिनल जस्टिस। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना, कानून को लागू कराना। सरकार कानून बनाती है, हमारी संसद कानून बनाती है, लागू कौन करवाता है? पुलिस। ठीक है, आपको जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अगर वो अधिकार आपसे कोई छीनता है तो आप किसके पास जाते हैं? आपके घर में चोरी होती है, आपके घर में कुछ भी होता है, या आपके साथ कुछ भी तकलीफ होती है, तो आप किसके पास जाते हैं? आप पुलिस के पास। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है लॉ को इन्फोर्स करना, यानी कि कानून को लागू करना। तो इसीलिए पुलिस को हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी बोलते हैं कि पुलिस क्या है? लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी है ना, या लॉ इन्फोर्स करने वाला एक संगठन है। तो अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेरिका में लॉ इन्फोर्समेंट और क्रिमिनल जस्टिस में रिफॉर्म की जरूरत है। अब क्रिमिनल जस्टिस क्या होता है? क्रिमिनल जस्टिस में देखिए दो टाइप के केसेस होते हैं मूलतः। केसेस बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन दो टाइप के आप देखेंगे। एक होते हैं सिविल केस और दूसरे होते हैं क्रिमिनल केस। सिविल केस में क्या है कि ये एक मेरा मोबाइल है, ठीक है, और मैंने मोबाइल खरीदा मार्केट से, और मार्केट से खरीदा तो कुछ मेरे को डिफेक्टेड पीस मिला, है ना। कोई चीटिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, कोई चीटिंग नहीं, कोई क्राइम नहीं, लेकिन डिफेक्टेड पीस मिला और मेरा नुकसान हुआ। तो मैंने उसको जो दुकानदार है उस पर केस कर दिया कि भाई मेरे को मुआवजा चाहिए। तो ये सिविल केस है, ठीक है। दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, मारपीट नहीं हुई है, कोई क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन वो बोलता है कि मेरा मकान है, वो बोलता है ये सिविल सिविल केसेस। फिर क्रिमिनल केसेस में जहां पर क्राइम होता है, जहां पर कानून को तोड़ा जाता है। अब अगर मुझे ये मोबाइल नकली दिया है तो ये क्राइम है, ठीक है। या मैंने अपने भाई का मकान जो है अपने नाम करा लिया फर्जी फर्जी साइन से, फ्रॉड करके, तो दैट इज अ क्राइम, दैट इज अ क्राइम, राइट। तो तो उसके उसके लिए अलग से लॉ है, क्रिमिनल जस्टिस के अलग, ठीक है। तो क्रिमिनल जस्टिस और लॉ इन्फोर्समेंट में रिफॉर्म की जरूरत। तो जो अमेरिका में लोगों को लगा कि अगर वो जीत जाते हैं तो देयर माइट बी अ रियल पॉसिबिलिटी फॉर रिफॉर्म। तो हो सकता है कि रिफॉर्म्स जो हैं वो सही में आए। देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी दैट कुड रिजल्ट इन लेस वायलेंस अगेंस्ट रेशियल माइनॉरिटी। और इससे क्या होगा? इससे इन रिफॉर्म से क्या होगा? चांसेस है कि देयर विल बी अ लेस वायलेंस। हमारा जो वायलेंस अगेंस्ट रेशियल माइनॉरिटीज वो कम हो जाएगा। Yet it is clear that the roads towards achieving a more perfect union is laden with pitfalls that render the task at hand formidable. लेकिन ये भी क्लियर बात है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं, ठीक है। Yet it is clear that road towards achieving is laden with pitfalls. pitfalls का मतलब होता है गड्ढे या डेंजर या खतरे, ठीक है। आपके आपके रास्ते की जो रुकावटें हैं उनको हम पिटफॉल्स बोलते हैं, या जो खतरे हैं। तो ये बात एकदम क्लियर है कि ये जो रास्ता है टुवर्ड्स अचीविंग अ परफेक्ट यूनियन। अब अमेरिका क्या है? अमेरिका इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक राज्यों का संघ है। तो एक परफेक्ट यूनियन यानी कि एक अच्छा संघ, अच्छा देश बनाने का जो रास्ता है वो भरा हुआ है खतरों से। इट इज लेडन विथ pitfall that render the task at hand formidable। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जो बिडेन के सामने जो टास्क है, टास्क एट हैंड का मतलब क्या होता है कि वो जो काम आप करने वाले हैं, जो काम आपके पास है, जो आप अभी कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टास्क एट हैंड। तो ये जो रास्ता है रेशियल जस्टिस का, ये बहुत खतरनाक रास्ता है, बहुत खतरों से भरा हुआ रास्ता है। और इसलिए जो बिडेन का जो ये काम है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब फॉर्मिडेबल है, मतलब बहुत कठिन है ना। तो फॉर्मिडेबल का मतलब होता है यहाँ पर ये जो उन्होंने टास्क लिया है वो बहुत बड़ा टास्क है ना, इतना आसान नहीं है अमेरिका में
रेशियल जस्टिस ला। Literally minutes before the verdict in the Chauvin trial, a teenage girl in Columbus, Ohio was killed by the police. मैं जो बता रहा था वही केस कि जैसे ही ये वर्डिक्ट आ रहा था उसी दिन उसी समय एक दूसरी ब्लैक विमेन जो है वो मारी गई। और वो विमेन क्या है, वो गर्ल थी, टीनेज गर्ल, उसको पुलिस ने मार दिया। तो लिटरली मिनट्स बिफोर द वर्डिक्ट, ठीक है, तो मिनट्स बिफोर द वर्डिक्ट, यानी कि ये जो यहाँ पे ट्रायल चल रहा था, डेरेक चॉविन का जो ट्रायल चल रहा था, जो मुकदमा चल रहा था, उनका जब वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट का मतलब है कोर्ट का आदेश, उससे कुछ मिनट पहले, ठीक है, ओहायो नाम का एक स्टेट है अमेरिका में, वहां पे एक टीनेजर गर्ल को पुलिस ने मार दिया। अ टीनेज गर्ल in Columbus, Ohio was killed by the police. Her death comes in the wake of other felt in police encounters, including Eric Garner, Michelle Brown, and Tamir Rice in 2014, and Breonna Taylor in 2020, to name but a few. In most such cases, charges have been rare and conviction rarest. ठीक है, तो अब आप देखिए क्या है कि ये जो उसकी डेथ आई है, ठीक है, अब ये डेथ जो है, इट कम्स इन द वेक ऑफ अदर्स फेल्ड इन द पुलिस इनकाउंटर्स। तो फेल का मतलब है गिर जाना। तो इसकी जो डेथ है उसको आप इस बैकग्राउंड में देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि बहुत सारे दूसरे भी ऐसे लोग रहे हैं जिनको पुलिस ने मार दिया इनकाउंटर। अब उनके नाम दिए हुए हैं, एरिक गार्नर, मिशेल ब्राउन, तामिर राइस, ठीक है, 2014 में, एंड ब्रेना टेलर इन 2020, टू नेम बट अ फ्यू। टू नेम बट अ फ्यू मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ नाम लिए। इन मोस्ट सच केसेस चार्जेस हैव बीन रेज। अब सबसे प्रॉब्लम कहां पर, देखिए क्राइम होना तो नेचुरल है, क्राइम होता है, प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब दोषी को सजा नहीं मिलती, ठीक है। अब अगर किसी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ अगर आप क्राइम को रोकना चाहते, तो अगर दोषियों को सजा मिलने लगे तो अपने आप अपराध कम हो जाता है, ठीक है। आप देखिए कि सड़क पर, हमारे यहाँ पर सड़कों पर पुरुष जो है वो बड़े आराम से छेड़खानी करके निकल जाता है महिलाओं को, है ना, बच्चियों के साथ बड़े आराम से सीटी बजाएगा, बहुत सारे कमेंट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको ये पता है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, है ना, उसको पता है कि कहां तक वो कर सकता है, उसको आइडिया है, इससे ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो जब कल्प्रिट को, जब दोषियों को ये पता होता है कि हमको सजा नहीं मिलेगी, तो ये क्राइम ज्यादा हो, ठीक है। अब जैसे छुआछूत का है या किसी का भी कोई सा भी इशू ले लीजिए, अभी ट्विटर पे आप जाकर किसी भी मुस्लिम को बड़े आराम से गाली दे सकते, कोई कुछ नहीं बोले, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया है जहां पर आपको पता है कि आप कुछ भी कर लो, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, है ना, आपको आपको कोई सजा नहीं है। तो ये जब इसको हम बोलते हैं कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि आपको पता है कि आप बच जाएंगे, और यही प्रिविलेज है। इसी को हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना व्हाइट प्रिविलेज। तो व्हाइट प्रिविलेज क्या है, गोरे लोगों को पता है कि ब्लैक्स को हम मार देंगे तो कुछ होगा नहीं। तो वहां की जो पुलिस है उसको भी ये पता है कि इन मोस्ट सच केसेस, इन ज्यादातर जो ये केसेस हैं, इनमें चार्जेस हैव बीन रेयर, यानी कि उन पर ये आरोप, उन पर मुकदमा ही नहीं चला है। चार्जेस हैव बीन रेयर, रेयर का मतलब है बहुत कम, चार्ज का मतलब है आरोप। तो जैसे कि पुलिस वालों ने किसी ब्लैक को मारा, तो पुलिस वाले सीधे बोल देते हैं कि हमने सेल्फ डिफेंस में मारा, हमें लग रहा था कि वो हमें मारने वाला है, या उसके पास गन है, या उसके पास कुछ भी, ऐसा कुछ भी बोल देते, और उन पर कोई भी आरोप नहीं लगा। और अगर आरोप लग भी गया तो वो आरोप सिद्ध नहीं होता, कन्विक्शन जो है और भी रेयर है। यानी कि एक तो पहली बात तो चार्ज ही नहीं लगता, आरोप ही नहीं लगता, और अगर आरोप लगते भी हैं तो उनका जो कन्विक्शन है वो और ज्यादा रेयर है। अब आप देखिए कि पुलिस इनकाउंटर करती है इंडिया में,
अभी कल ही पढ़ा था मैंने। आपको याद होगा कानपुर का एक क्रिमिनल था जिसने 7-8 पुलिस वालों को मारा था, विकास दुबे। उसको बाद में मध्य प्रदेश में पुलिस ने पकड़ा और जैसे ही यूपी का बॉर्डर क्रॉस किया उसको मार दिया, ठीक है, पुलिस वालों ने। और क्या कहानी बनाई कि वो गाड़ी पलट गई थी, तो वो जो है पिस्टल निकाल लिया और हमारी पिस्टल हमसे छीन ली और हमको मारने वाला था, तो हमने उसको मार दिया। अभी कल ही न्यूज आई है कि सारे पुलिस वालों को बरी कर दिया गया, नहीं मतलब कि ये एनकाउंटर सही है, जबकि सब लोग जानते हैं, मतलब पूरा इंडिया जानता है कि वो एक फर्जी इनकाउंटर, ठीक है, मतलब उसमें कोई शक ही नहीं है किसी को कि ये फर्जी नहीं है। लेकिन फिर भी जो पुलिस वाले हैं उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चला। कल ही पेपर में मैंने पढ़ा कि उन सबको जो है पुलिस वालों को ये बोला गया कि कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ठीक है। तो विकास दुबे को मारा, ठीक है, लेकिन कितने सारे निर्दोष लोगों को भी मार दिया गया। तो अब देखिए, कानून अगर काम नहीं करता है, आज आप बोलेंगे अरे बहुत अच्छा किया पुलिस वालों ने, क्रिमिनल था मार दिया, लेकिन वही पुलिस वाले कल निर्दोषों को भी मारे, ठीक है। और तब आप क्या बोलते, अभी जब बोलते हैं ना कि अरे बहुत अच्छा किया, पुलिस वालों को मारना ही चाहिए, तो हम बड़े खुश होते हैं। हम फिल्मों में जब कोई क्रिमिनल पुलिस वाला अगर हीरो है और वो किसी क्रिमिनल को मार रहा है तो हम लोग बहुत तालियां बजाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, आप बहुत अच्छा किया, क्रिमिनल को तो मारना ही चाहिए। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि पुलिस वाले अगर एक क्रिमिनल को मारेंगे तो 10 निर्दोषों को भी मारेंगे। इसीलिए आप और हम पुलिस थाना जाने से सबसे ज्यादा डरते हैं। आप देख लो, छोटे मोटे क्राइम हो जाते तो हम पुलिस वालों के पास जाते भी नहीं, इसी वजह से, क्योंकि हमको बहुत डर है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लॉ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, भले ही वो क्रिमिनल हो, लेकिन इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उसका इनकाउंटर करने की छूट दी पुलिस वालों को, ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, आपने छोटे बच्चों को अगर एक गलत काम करने की इजाजत दी तो वो दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, ठीक है। तो शुरुआत में तो आपको बड़ा मजा आएगा कि छोटे बच्चे, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बाद में आपके हेडेक बन जाता है। लॉ के साथ भी वही है कि अगर आप लॉ के साथ खिलवाड़ करते हैं तो अभी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर वो आपको इट विल बाइट बैक। तो हर डेथ कम्स इन मोस्ट, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कन्विक्शंस जो है वो बहुत कम है। Analysis of these cases suggested that most often charges were dropped or plea bargains and civil settlements agreed. It is only a minority of these instances of what many consider police brutality against people of color that results in conviction at trial. 4 years under Mr. Trump did little to build across communities bridges of the sort necessary to bring about a greater measure of empathy and nuance in policy। ठीक है, अभी काफी टाइम हो गया है, तो मुझे यहाँ पे रुकना होगा क्योंकि 11:25 हो चुके हैं, लेकिन आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो मेरे लिए मेन आज का एडिटोरियल जो था वो सिर्फ एडिटोरियल ही पढ़ाना नहीं था, मेन मेरे लिए था कि आपको अमेरिका का जो रेसिज्म का प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको एक थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग दे सकें, ठीक है। और साथ में ये कि ये जो सारे सारे प्रकार के जो उत्पीड़न होते हैं वो किस तरीके से एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो जेंडर का हो, चाहे वो कास्ट का हो, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो पैटर्न है वो एक ही है, ठीक है। हम अपने घरों में देखते हैं कि किस तरीके से भेदभाव को जस्टिफाई किया जाता है, हमारे घरों में हमको सिखाया जाता है भेदभाव करना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, और हम उसको बहुत नेचुरल मानते हैं, हम उसको कभी चैलेंज नहीं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। और आज आशीष सर का क्लास है वोकैबुलरी वाला, प्लीज उसको करा करें। बहुत सारे लोग उसको नहीं करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो आपको पता नहीं है कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज आज 4:30 बजे आशीष सर का क्लास है वोकैबुलरी वाला, वो प्लीज करिए उसको। और कल मैं रीडिंग का क्लास लूंगा, रीडिंग इंग्लिश का पहला, और उसके बाद कल 3 बजे से मैं सोशल साइंस का शुरू करूंगा,
3 से 4, ठीक है। तो आज मैं वो नोटिस जो है वो कम्युनिटी में डाल दूंगा, कम्युनिटी पेज में आज दोपहर तक, और आपको वो लिंक भी दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, ब्लैक लाइव्स मैटर के बाद दलित लाइव्स मैटर ये सब भी आया था। क्योंकि होता क्या है कि ये जो ऑपरेशन है, उत्पीड़न है, ये इसका पैटर्न एक जैसा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका लॉजिक अलग अलग हो सकता है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्पीड़न करने का जो पैटर्न है, सिस्टम, वो एक ही रहता है। तो कैसे कौन बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेंगे, सब एक जैसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अभी टाइम हो गया। अभी मैथ्स का टीचर जो है वो बहुत गाली देगा कि सर जो है हमारा टाइम ले लेते हैं। हाँ सर जी, जो आपने मैप दिखाया, हाँ क्या हुआ मैप का बॉबी साहब? वो स्टेट है, वो जो बड़ा सा जो मैप दिखाया था अमेरिका का, वो अलग अलग अमेरिका के स्टेट है, 50 स्टेट है अमेरिका, ठीक है। चलो बाय बाय, चेक करो अपने आप, गूगल करो, गूगल करो। आज का सबसे पावरफुल भगवान है गूगल, जो मांगोगे वो देता है, ठीक है। तो गूगल की हेल्प लीजिए। हाँ, ब्लैक पैंथर पार्टी से दलित पेंशन, हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। चलो बाय बाय।